आंदोलन करते करते और मैं 83 से ग्रामीण संगठन बनाया था कि गांव के लोग 70% से अधिक हैं, मेहनत करने वाले लोग 70% से अधिक हैं, अपने पसीने की कमाई खाने वाले लोग 70% से अधिक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि जागरण एजेंडा 2024 में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिन्होंने किसान आंदोलन से लेकर अपने सांसद तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। जी हाँ, हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये शख्सियत के बारे में शायद आपने कहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन ये पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वाले एक किसान आंदोलनकारी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुलाब ग्रामीण जी की। गुलाब ग्रामीण जो एक उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनकारी है और एक बहुत ही सशक्त नेता कहे तो भी कम है, जो अपने सांसद को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। जी गुलाब जी, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आपका सांसदीय सफ़र यहाँ तक कैसे आपको खींच लाया? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज आंदोलन करते करते और मैं 83 से ग्रामीण संगठन बनाया था, दिसंबर 83 से। उस समय से मैं यही सोचता था कि गांव के लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दवाई के लिए मोहताज न रहें। तो इस तरह जब संगठित हो गए लोग, काफ़ी लोग संगठित हो गए, तो तमाम हम आंदोलन करते रहे। हर महीने लखनऊ जाते रहे, जीपीओ पार्क में हमारी मीटिंग होती रही और उसमें हम लगातार यही जो है आवाज़ उठाते रहे कि गांव के लोग 70% से अधिक हैं, मेहनत करने वाले लोग 70% से अधिक हैं, अपने पसीने की कमाई खाने वाले लोग 70% से अधिक हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहे वो अपना एक प्रतिनिधि संसद में भेज सकती है। ये आवाज़ किसानों के मूल्य उपज का मूल्य लेने के लिए लगातार हम आंदोलन करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन साथ साथ ये भी समझाते रहे कि आप एक बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। आप जिस दिन चाहोगे उस दिन पसीने की कमाई खाने वालों का राज, वो किसानों का राज, मेहनत करने वालों का राज करने के लिए आप संसद में अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। और मैं लगातार जो है लगा रहा कि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिले, लाभकारी दाम मिले, और लाभकारी दाम लेने के लिए तमाम आंदोलन करते रहे। मैं कई बार जेल गया। टिकैत जी के आंदोलन में जो मेरठ का ऐतिहासिक धरना हुआ था, उसमें भी हम यही बोले थे। मैं बार बार टिकैत जी से, उस समय टिकैत जी के पास काफ़ी भीड़ थी, बोट क्लब पे 20-20 लाख, 40-40 लाख लोग इकट्ठा होते थे। उसमें एक बार शरद जोशी भी आए थे। पूरे भारत के किसानों को एक करने के लिए शरद जोशी महाराष्ट्र के और ये टिकैत जी का एक साझा मंच हुआ और उसमें ये तय किया जाने वाला था कि अब देश में किसान लोग भी पार्टी बनाएं और इसमें आए, लेकिन वो नहीं तय हुआ। टिकैत जी ने उस मीटिंग को ख़त्म कर दिया और कहा अपने अपने घर चले जाओ। इस प्रकार ये किसानों का आंदोलन छोटा हो गया और धीरे धीरे सिमटता गया। हमने चौधरी हरपाल सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जारी गांव इलाहाबाद में, जारी बाज़ार में एक सम्मेलन करके भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुनवाया और उसके बाद मैं उस सम्मेलन में उपाध्यक्ष चुना गया और लगातार पूरे प्रदेश में हम लोग दौड़ा करते रहे, संगठन बनाते रहे। जी सर, 1993 की बात है जब आप किसान आंदोलन के दौरान
आप जेल में गए थे और ये जेल का आपका सफर कैसा रहा, ये देश की जनता भी जानना चाहती है, देश के किसान भी जानना चाहते हैं और अभी के जो किसान युवा है वो भी जानना चाहते हैं। 1993 में जब महेंद्र सिंह टिकैत जी ने विधानसभा का और घेराव करने के लिए आह्वान किया तो पूरे प्रदेश से किसान लखनऊ में इकट्ठा होने लगे। हम लोग भी पहुँचे और किसी तरह स्टेशन पर भी गिरफ्तारियां हो रही थी। टिकैत जी को गिरफ्तार कर लिया गया था काफ़ी पहले, तो हम लोग स्टेशन पे पहुँचे तो किसी तरह छुपते छुपाते दारुल सभा में पहुँच गए। तो दारुल सभा में सब लोग जो किसान नेता लोग थे, जो किसानों का नेतृत्व करते थे, वो लोग इकट्ठा हुए और जाने लगे विधानसभा दारुल सभा के सामने ही है घेराव करने। तो गेट बंद कर लिया गया और पुलिस से तमाम धेंगा मुश्ती और होती रही। बाद में पुलिस की गाड़ियां आई और सब लोगों को बैठा के, उस समय मुलायम सिंह जी का शासन था, तो हम लोगों को मॉडल जेल में, अलग अलग जेलों में लोगों को लखनऊ में बंद किया गया। उस समय में मॉडल जेल लखनऊ में था और जेल में फिर जेल में रहे। जेल में किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उस समय की सरकार की अगर बात करें तो? उस समय की सरकार किसानों के साथ जेल में जैसा कि जेल के आम कैदी थे उसी तरह व्यवहार किया जाता था। बहुत लड़ने झगड़ने पे उनको जो पूरी खुराक थी जेल मैनुअल के हिसाब से वो मिल पाती थी। तो इस तरह हम लोग 26 दिन जेल में रहे और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे जल्दी। बाद में फिर मुलायम सिंह की सरकार जो थी और अजीत सिंह की सरकार मिल के चल रही थी। तो जब अजीत सिंह ने कहा कि अगर माने किसानों को नहीं छोड़ा गया जेल से तो हम जो है समर्थन वापस कर लेंगे, तब जाके हम लोग 26 दिन बाद जेल से छूटे और फिर अपने अपने घर। जैसे कि आपने बताया कि उस समय जो सरकार थी तो किसानों के लिए तब की सरकार और अभी की सरकार क्या भेदभाव कर रही है, ये आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। आज की जो सरकार है, उस समय की जो सरकार थी, एक वाकया से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। किसानों के ऊपर जो 501 रुपए का कर्ज हो जाता था तो उसमें किसानों को 14 दिन जेल में रहना पड़ता था। 14 दिन के लिए जेल में बंद, केवल 501 रुपए के कर्ज में। तो हम गए एक बार लखनऊ में मीटिंग कर रहे थे दया निधान पार्क में, तो ये हुआ कि ये तो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा काला कानून है कि 501 रुपए में कोई बड़ा उद्योगपति पूंजीपति जो है वो 1-1 करोड़ कर्ज ले लेता है तब भी जेल नहीं जाता, और किसान केवल 501 रुपए में 14 दिन जेल काट के तब आता है। तो मिले मुलायम सिंह जी यादव से, मुख्यमंत्री जी से, तो उनको बताया कि ये अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा काला कानून है, किसानों को एक तरह से उत्पीड़ित करने का कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो आज तक चल रहा है। आप अपने को धरती पुत्र कहते हैं, किसान कहते हैं, तो इस कानून को तो कम से कम हटा दीजिए। तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा तुम जमींदार हो क्या? हमने कहा मैं जमींदार नहीं हूँ, मैं जो है एक छोटा किसान हूँ। और चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री काल में पूरा जमींदारी उन्मूलन हो गया था उत्तर प्रदेश में, कोई भी बड़ा किसान नहीं है, जमींदार नहीं है। इसलिए मैं एक छोटा किसान हूँ, और किसान क्या हूँ, बेटा हूँ। हमारे बाबा के नाम खेती बाड़ी है, उसी में हम अपना हाथ बटाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी बात सुन लो, मैं धरती पुत्र हूँ और हमसे बड़ा किसान नेता कोई नहीं है। हम जो है 14 दिन के लिए जेल भेजेंगे और जब छूटोगे तो फिर 2 दिन बाद पकड़ के फिर 14 दिन बंद कर देंगे अगर कर्ज नहीं। आंदोलन में आपके साथ कितने किसान थे, जो किसान अभी भी आपके साथ हैं? आंदोलन में हमारे साथ तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले के किसान थे, और आज भी हमारे साथ हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये टिकैत जी का, राकेश टिकैत जी का नहीं है, वहाँ जो संगठन है
वो हरपाल सिंह का ही है। हर ज़िले में हमारी इकाइयाँ हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो जैसे कोई आंदोलन हुआ तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन सदस्यता है पूरी, हर ज़िले में लोग हैं। काफ़ी बड़ा संगठन है। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल में कल ही एक न्यूज़ आई है कि हम किसान चौधरी चरण सिंह जी को मरणोत्तर पत्र दे रहे हैं और डॉक्टर विश्वनाथन जी को भी एक ये सम्मानित किया जाएगा। तो इस पे आपका क्या विचार है? इस पे तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। चौधरी चरण सिंह तो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह ने ही किसानों की बात की थी, सबसे ज़्यादा बात की थी। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि किसानों को एक निगाह अपनी खेत पे रखनी चाहिए और एक निगाह दिल्ली के गद्दी पे रखनी चाहिए। और इसी तरह करते करते जगाते जगाते किसान जागरूक हो गया और चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, प्रधानमंत्री तक बने चौधरी चरण सिंह। तो इसलिए किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने जो किया वो बहुत बड़ा काम किया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सौगात है कि आज किसान मसीहा, जिसको हम लोग लगातार नारा लगाते थे चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, तो आज भारत रत्न देकर चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करके ये बहुत बड़ा देश के किसानों के हित में और गांव वालों के हित में बहुत बड़ा काम किया गया। और हमारे स्वामीनाथन जी जो कि भूखमरी थी, उसके पहले भूखमरी थी, हरित क्रांति का ईजाद वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी ने किया है। हरित क्रांति के लिए उन्होंने खाद, बीज, यूरिया ये सब और कैसे खेती हो, इस तरह करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया अनाज पे। नहीं, एक ज़माना था कि बाबू अरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 65 में जो युद्ध चल रहा था पाकिस्तान का, उसमें अमेरिका से सड़ा गेहूं आता था भारत में, कंट्रोल से बिकता था। उस सड़े गेहूं के खाने के लिए लोग मारा मारी करते थे, इतनी ज़्यादा भूखमरी थी उस समय। तो ये स्वामीनाथन जी का योगदान है कि भारत आज पूरे दुनिया को अनाज सप्लाई कर रहा है और अपने देश को भी आत्मनिर्भर बना दिया। तो स्वामीनाथन जी को भी जो सम्मान दिया मोदी जी ने, उसका हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि मोदी जब तक रहेंगे तब तक किसानों का सम्मान बढ़ाएंगे ही। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े थे कि उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष है किसान, भारत यूनियन किसान के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। वो हमारे सांसदीय दौर पर अभी काम कर रहे हैं। और कृषि जागरण के माध्यम से आप क्या देश की जनता को कहना चाहोगे? जी ग्रामीण जी। हम देश की जनता को ये कहना चाहेंगे कि जो किसान है वो धर्मात्मा है। वो हम लोग बचपन में जब थे तो हमारे बाबा जी यही कहा करते थे कि काम करो, लेकिन जब हम बीएससी करके गए, काम करने लगे तो जोड़ने घटाने लगे तो उसमें कुछ लाभ नहीं समझ में आया। खेती में जो उत्पादन होता था वो पूरा लागत में चला जाता था गेहूँ, और किसान को केवल भूसा बचता था। तो हमने बताया तो तब भी बाबा कहे कि नहीं, ये धर्म काम है, तुम करते रहो, कर्म करो। तो इसलिए खेती एक धर्म काम है और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, खेती से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो ये पूंजी है वो 40 गुना हर साल बढ़ जाती है। खेती से बहुत बड़ा पूंजी बनाने में और उससे और काम करने में सरकार को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी बचत होती है। इसलिए खेती को, अन्नदाता को लोग, पूरे देश के लोग, चाहे आईएएस हो, आज स्थिति ये है कि अन्नदाता किसी ऑफिस में जाता है किसान तो जल्दी कोई बुलाता नहीं, पर्दा लगाए आईएएस अधिकारी बैठे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की जनता
जिसके जो मेहनत करता है, जिसकी कमाई खा रहे हैं, वो बेचारा गरीब है, तो वो जहाँ जाए उसका सम्मान करें, गांव वालों का सम्मान करें जो खेती के मेहनत के काम में लगे हैं, और सभी को लोग सम्मान करें और देश को आगे बढ़ाने में, जिससे जितना हो सके देश को विकसित बनाने में, जैसा मोदी जी चाहते हैं कि अब 47 तक भारत विकसित हो जाएगा, उसके लिए तन मन धन से काम करें और ईमानदारी से बेईमानी छोड़ दें, सत्य की राह पे चलें, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, माने जो धन ज़्यादा कमा लिए हैं तमाम कारखाना लगा के या किसी भी तरह से व्यापार करके, उनको ये चाहिए कि वो देश के ट्रस्टी बने, देश के लिए अपने धन का प्रयोग करें, यह नहीं कि अपने ऐसा आराम में उड़ा दें। तो अभी तक के लिए कृषि एजेंडा 2024 में अभी तक के लिए बस इतना ही। ग्रामीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आपने हम मेहनत करने वाले को इस तरह स्टूडियो में ले आए और किसी जागरण मंच से हमारा पूरी बात लोगों को सुनवाई, इसके लिए बहुत बहुत